आमना सामना, आज से 35 साल पहले आपने एक फॉर्मेट स्टार्ट किया था जूं का तू के लाइव। तो सर आपको कैसे अंदाज़ा था कि 35 साल बाद हम इस पस्ती की तरफ चले जाएंगे जिसके जो आजकल आपके सामने टेलीविज़न पे हो रहा है? बहुत एतराज़ था उस पर, जूं का तू पे, क्योंकि आमना सामना नाम था उसका, तो वो सामिना लिख दिया था, आमिना और सामिना, तो उस पर रोका गया उस प्रोग्राम को। और मगर वो लोग अभी भी जिक्र करते हैं उसका। तो अब हालात तो बदलेंगे नहीं, हमें इन्हीं हालात में रहना है, इसी कोविड में रहना है। ये कोविड भी नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान के हालात की तरह है। उससे थोड़ा पीछे जाते हैं सर, 50-50 जब स्टार्ट हुआ तो उसके साथ आप एसोसिएटेड थे, और जब प्रोग्राम हिट हो गया तो आप कट हो गए, इसकी क्या वजह थी? प्रोग्राम जब हिट हो गया तो ये बात कहना नहीं चाहिए। वो जो टीम थी पूरी, वो जब मैं आता था स्क्रिप्ट लेके, तो छोटे बच्चे जो काम कर रहे थे, स्टेज से आए थे, वो सब खड़े हो जाते थे, मगर वो सब हिट हो गए। और वो ग्रेबान खुला हुआ, 2 बटन खुले हुए, इसमें एक सिगरेट का पैकेट लगा हुआ यूँ, और यूँ निकाल के क्या लाए, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ज़िया साहब ने, ज़िया-उल-हक साहब ने पूरी टीम को बुलाया इनाम देने के लिए कि बड़ा मशहूर प्रोग्राम है। मुझे नहीं बुलाया, सब गए। फिर मैंने पूछा, एमडी साहब से पूछा, और जनरल साहब से, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के, मैंने कहा, हंसते हुए पूछा, मुझे भी नहीं बुलाया? कहेंगे असल में कॉमेडी प्रोग्राम में राइटर का तो काम ही नहीं होता, वो तो परफॉर्मेंस होती है। मैंने कहा ये बात मैं क्यों भूल जाता हूँ सर, मैं बिल्कुल ही भूल गया था कि कॉमेडी प्रोग्राम में लिखने वाले का तो काम ही नहीं है, वो तो सब एक्टर्स का काम होता है। बिल्कुल सही, सॉरी सर। मैंने आके छोड़ दिया 50-50, और फिर शोशा शुरू किया मैंने, और शोशा में सारे संजीदा अदाकार मैंने लिए, उनसे कॉमेडी करवाई कि एक्टर चाहिए, चाहे संजीदा हो चाहे कॉमेडी हो। अगर परफॉर्मर अच्छा है तो सलीम नासिर, शकील, जावेद शेख, शफ़ी मोहम्मद, ये सब मेरे प्रोग्राम में है, शोशा में। मगर वो टीवी से तो मेरा सिलसिला नाराज़गी का चलता ही रहता था, क्योंकि सरकारी था। एक मरतबा मुदब्बिर साहब थे स्क्रिप्ट के इंचार्ज, तो एक जुमला था मेरा कि वो आंगन टेढ़ा में कि चौधरी साहब कहते हैं अकबर से, और अकबर पुत्र, अगर पाकिस्तान में जिसको अंग्रेज़ी आती है कभी भूखा नहीं मर सकता, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाती है उसको। तो अकबर कहता है मुझे अंग्रेज़ी आती। कहता तुझे अंग्रेज़ी आती? अच्छा इसकी बता अंग्रेज़ी क्या होगी, क्या मैं जा रहा हूँ? कहता है आर्मी गोइंग। कहता है सवाल ही नहीं पैदा होता, इस मुल्क में रह रहा है तो मुझे भी मरवाएगा, इससे गलत अंग्रेज़ी दुनिया में नहीं हो सकती, आर्मी गोइंग। ये चला गया और यार। उसके बाद मैंने कहा भाई उससे गलत अंग्रेज़ी बोलती, उसको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, और ज़िया साहब का ज़माना था। मैंने कहा देखिए आप लोगों को जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं? तो ये आप तो खुश होना चाहिए जुमले पर। खैर वो निकाला गया जुमला, क्या हुआ, हंगामा। खैर अच्छा, उस झगड़े में आंगन टेढ़ा को आपने जो है वो जल्दी रैप अप कर दिया, और ख़ुद आए सेकंड लास्ट एपिसोड में और 2-3 कैरेक्टर्स उठा के ले गए। एक चीज़ जो अच्छी होती है वो अगर अपने वक्त पे ख़त्म हो तो वो याद रहती है। अगर वो बदस्तूर चलती जाए चलती जाए चलती जाए तो तबाही हो जाती है, जिसकी सबसे निशानी है माशाल्लाह की मिसाल जो है। एक वक्त के लिए होता है फिर चले जाएं आप, इलेक्शन कराएं, आप चले जाएं, फिर जमहूरियत आ जाए, लोग रहें, फिर गलती देख रहे हैं कि हो रही है 10 साल 5 साल बाद फिर आ जाएं आप महीने भर के लिए, फिर चले जाएं। मगर जब आप 13 साल 10 साल 8 साल 9 साल पावर में रहते हैं तो तबाही हो जाती है। किसी तरह अच्छे प्रोग्राम की भी, जिसको ख़त्म होना चाहिए वक्त पे, इन्होंने सोचा कि मैं अगर नहीं लिखूँगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे और किसी और से लिखवाएंगे। तो मैं सारे कैरेक्टर्स को अपनी गाड़ी में उठा के ले गया और बुशरा और शकील को बुड्ढा बना दिया,
और आसिफ रज़ा मीर को चोर बना के उनके घर। मैंने कहा इसके बाद तो आंगन टेढ़ा तो ख़त्म ही हो गया। मगर हैरत की बात है, जितने अच्छे प्रोग्राम मेरे थे वो ज़िया साहब के ज़माने में थे। शो टाइम, शोशा, आंगन टेढ़ा, सिल्वर जुबली, अनवर के साथ, ये कहाँ की दोस्ती है, नईम अहमद बनाम सलीम अहमद, दौरे जुनू, मिर्ज़ा एंड सन्स, नक़फ़स ना आशियाना, सब ज़िया साहब के दौर के। आपने इतना माशाल्लाह काम कर लिया, इतना आपका सब ड्रामे चल गए, अच्छे लोगों को याद हैं। आजकल के लोग ऐसे क्यों नहीं करते? वो तो आपके ड्रामे भी नहीं देखे होते हैं बहुत सारों ने, पुराने वाले। अल्लाह का शुक्र है तो उनने अच्छे ही है नहीं देखे। अव्वल तो हमारे यहाँ उर्दू अदब में ड्रामा है ही नहीं। 4-5 ड्रामे हैं उर्दू अदब में, उनको हम ड्रामा नहीं कह सकते। आगा अशर के ज़माने में थे, अनारकली है ताज साहब का, मगर इनके ख्वाजा साहब के ड्रामे हैं। मगर वो ड्रामे ऐसे हैं कि जब आप देख रहे हैं तो आप इन्वॉल्व हैं उनके साथ, बहुत अच्छे लग रहे हैं, चाहे टीवी पे हैं चाहे स्टेज पे देख रहे हैं। किताब लाइब्रेरी में हैसियत नहीं है कोई। तो हमारे यहाँ क्योंकि, और हमारे यहाँ एक तो फिक्शन नहीं है हमारे अदब में, तो कहानी लिखना जो है वो 4-5 ही लोग थे जो कहानी जानते थे। इंतज़ार साहब भी चले गए अब तो, जो मज़ा लिखते थे यूसुफी साहब चले, सब चले गए, कुछ नहीं है, कोई नहीं रहा, नहीं आ रहे। और इस वजह से भी नहीं आ रहे कि ये गैजेट्स जो आ गए हैं उन्होंने शौक़ लिखने का और पढ़ने का ख़त्म कर दिया है। वो सब कुछ एक टेलीफोन से, इस मशीन से हासिल करना चाहते हैं कि ये मिल गया, ये मिल गया, किताब नहीं खरीद। हाँ, क्योंकि 40 चैनल्स पे ड्रामा देने हैं आपको, और 4 घंटे में 4 ड्रामे देने हैं, सेम टू सेम, और वही परफॉर्मर्स, वही सबकी दाढ़ियाँ हैं, दाढ़ी, चादर, दाढ़ी, और चादर यूँ, और डायरेक्टर का हुक्म है इसको घुमा के यूँ स्लो मोशन में। क्या है, सेलफोन, एक बेडरूम का बेड, उस पर 1 से बेड कवर्स वो आते हैं इश्तहार में कि 10 खरीदोगे तो 3000 में मिल जाते हैं। हर प्ले में वही बेड कवर और वही तकिए उनके साथ के, ऑरेंज और ब्लू और ग्रीन, वो, और पूरी आधी कहानी बेड पे है, वो एक सेलफोन पे और माँ की। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है आंगन टेढ़ा का डायलॉग था, 1951 आया, चौधरी आ गए। मतलब ये सारी चीज़ें उस वक्त तो हमारी समझ में नहीं आई, लेकिन जब बाद में समझ में आई तो फिर तो अंदाज़ा हुआ कि मेहनत वाली चीज़ थी। लेकिन अब तो इसमें आप क्या कहेंगे सर, क्यों नहीं हुआ? आपने किसी को ऐसे किसी को ट्रेन क्यों नहीं किया अप्रेंटिस के तौर पे कि भाई तुम भी सीख लो? मैंने कोशिश की 2-4 को ट्रेन करने की, मगर दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि फिर आप मुझे थोड़ा वक्त दें ताकि मैं कुछ सीख सकूं आपसे। किसी की बुराई लिखना बहुत आसान है, किसी पे तनकीद करना दुनिया का आसान तरीन काम है। और जो तनकीद निगार होते हैं, चाहे अदब के हों चाहे किसी के हों, वो डरपोक लोग होते हैं, वो काम खुद नहीं करते और किसी जो दूसरा कर रहा है उसकी बुराई कर देते हैं। आपको बुराई करने का हक उसी वक्त है जब आप उसी फील्ड में बहुत कुछ कर सके हो, कर चुके हो और कर सकते हो। अगर पाकिस्तान में सेंसरशिप ना होती तो हम कहाँ होते? अब तो लगता है कि नहीं है। बहुत से बड़े जर्नलिस्ट मुझसे मेरी इस बात से नाराज़ हुए। परवेज़ मुशर्रफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने कहा सदर साहब आपने आज़ादी दे दी है मीडिया को। मीडिया को आज़ादी आपको उस वक्त देना चाहिए थी जब आप इस मुल्क की तालीम का मेयार बढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ 70-80% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए मीडिया का आज़ाद होना तबाही है। तो बहुत नाराज़ हुए लोग, मीडिया वाले, ये क्या बात की आपने? मैंने कहा आप नाराज़ हो, मैं एक बात की है कि अगर हमारे यहाँ तालीम हो जाए ज़्यादा तो कई कहानियाँ ऐसी हमारे प्लेस में आ रही हैं
जिन्हें अनपढ़ देख के वही करना चाहते हैं और वही चीज़ें करना चाहते हैं। भाई वो एक खेल है, उसको माफ़ कर दें आप खेल को। कई खेल तो ऐसे हैं भाई कि जिनको मैं भी नहीं देख सकता, जो आ रहे हैं। बहुत एतराज़ है मुझे उन कहानियों पर। मैं समझ गया आप किन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बस मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनके बहुत ही अच्छे हैं, मशहूर हैं, लोग देखते हैं उनको। देखिए तो रेटिंग जो आ गई है ना, इसने आज़ादी की ऐसी तैसी कर दी है मीडिया की। जितनी बेहूदगी होगी उतनी रेटिंग आपकी, जितना फजूल जुमला होगा उतनी रेटिंग आपकी, जितने एंकर बदतमीज़ी करेगा मेहमान के साथ उतनी उस प्रोग्राम की रेटिंग। जितने मेहमान मुक्के मारेंगे लाते हैं घूसे मुँह। अब तो ये क्या हो रहा है? तो जू का तू बेसिकली वही है कि एग्जैक्टली जू का तू जा रहा है। क़यामत है ये क़यामत की वो निशानियां हैं जो लिखी हुई नहीं है, मगर यही क़यामत की निशानियां हैं। अच्छा सर, आपने स्टार्ट जब किया था तो आपने एक्टिंग से किया था, अचानक डायरेक्शन चेंज करके आप राइटिंग में कैसे आ गए? जब मैंने चारों तरफ, जब एक्टिंग का शौक़ था तो आईने में सिर्फ अपने आप को देख रहा था, मगर जब मैंने एक्टिंग शुरू की तो मुझे दूसरे अदाकारों की तरफ भी देखना पड़ा। तो मैंने कहा मैं लिखूँगा अब। अदाकारी से मैं हट गया पीछे। और जहाँ तक सितारा महरूनिसा में जो मैंने किया था किरदार, उससे मैंने 2 बड़े फ़नकारों से बात की थी कि आप काम कर लें। कह रहे हम चौथी किस्त में तो मर जाएंगे, तो बाकी तो ये 2 लड़कियां और 1 लड़का ही पूरे सीरियल में है। मैंने कहा आप पैसे ले लें 10 किस्तों के पूरे, मगर रोल कर लेंगे। तो कह लगे नहीं उसमें हमारा क्या है। फिर फाइनली ज़हीर खान ने कहा कि ये आप खुद कर लें। फिर सानिया आतिक़ा ने भी कहा कि आप करें, तो मजबूरन मैंने किया। उसमें फिर नईम अहमद बनाम सलीम अहमद में उज़मा और मैं थे। तो फिर किए मैंने 8-9 प्लेस तो किए हैं, मगर जो लिखने में या पेंट करना, मेरा शौक़ तो पेंट करना है और मेरे घर का खर्चा ही तस्वीरों पे चलता है। तस्वीरें मेरी चली जाती हैं और किताबें मैं अभी भी ख़रीदता हूँ। अब दुकानों से नहीं ख़रीदता, दुकानें तो रही नहीं है अब। पुरानी दुकानों की सेल लगती है किताबों पे, जब फ्रेयर हॉल में और रीगल चौक पे और फ्रेयर हॉल में, वहाँ से मुझे किताबें मिल जाती हैं। सारा सौदा की सारी किताबें, आतिश की, नासिक की, सब मुझे वहीं से मिली। अच्छा सर, स्ट्रिंग्स एक बैंड है, म्यूज़िक बैंड, जिसमें आपके बेटे हैं, उनके गाने जो साहब लिखते हैं उनका नाम भी अनवर मकसूद है, तो वो कौन है? वो मैं ही लिखता हूँ उनके गाने। पहले तो ये पहला एल्बम तो इन्होंने ख़ुद लिखा। तो फिर एक दिन मैंने बिलाल को कहा, बेटा ये जो हम लोग बैठ के पुराने गाने गाते हैं अक्सर, वो क्यों गाते हैं? उनके बोल हमें याद हैं। जब तक बोल याद नहीं होते गाने के, देखो मजनू साहब, साहिल लुधियानवी, जानिसार अख्तर, कैफ़ी आज़मी, फिर हमारे यहाँ कतील शफ़ाई, मुनीर नियाज़ी, इन सब ने गीत लिखे और कैसे अच्छे गीत लिखे। वो फिल्म फ्लॉप हो गई, कुछ हो गया, मगर वो गाने हमें याद हैं। तो गानों में जब तक तुम अगर बोल तुम्हारे ही होंगे तो कह रहे फिर आप लिख दें। तो मैंने फिर दूर लिखा है इनके लिए, फिर इनके सारे गाने जो हैं मैंने लिखे। और बॉलीवुड फिल्म में भी आप ही का नाम आया, फिर लिरिक्स अनवर मकसूद। जिंदा मैंने शूट आउट एट लोखंड जी वाला। जी, वो भी मेरा लिखा हुआ था। तो मेरी तो बस हो गई, ज़िंदगी गुजरी, अच्छी गुजरी। अब मैं और बिलाल जाते हैं तो लड़कियां आती हैं, तो मैं एक तरफ हो जाता हूँ, तो ऑटोग्राफ बिलाल से लेने आती हैं। तो बिलाल ने कहा अब्बा, मैंने कहा नहीं, ये मुझसे ले रही हैं ऑटोग्राफ, अगर तुम्हारे ऑटोग्राफ ले रही हैं तो ये मुझसे ही मांग रही हैं ऑटोग्राफ, इनको दो। आपके ऊपर एक किताब भी आपकी बेगम ने लिखी, इमराना मकसूद ने, और वो लोगों ने काफ़ी पसंद भी की। उसमें जो वाक़यात बताए हैं उन्होंने, क्या वो सच हैं? मैंने पूरी पढ़ी नहीं है अभी किताब, मगर ये कि लोगों को तो पसंद आई और उसके ऊपर मैं 3-4 प्रोग्राम भी कर चुका हूँ इमो के साथ। सच ही लिखे, वो सच बोलती हैं तो सच ही लिखे होंगे। इमराना सच बोलती हैं वैसे।
और किताब मेरी कोई किताब नहीं है, ना लिखी है और ना इरादा है। तो मुझसे मेरे बेटे ने पूछा, बिलाल ने, अब्बा किताब क्यों नहीं लिखते आपकी? मैंने कहा बिलाल, मेरे कमरे में एक कुरान शरीफ रखा हुआ है, एक दीवान गालिब है, एक इकबाल की कुलियात है, एक मीर की कुलियात। इन 4 किताबों के बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ती किताब लिखने की। लेकिन सर उस बुक के अंदर जो सेकंड पार्ट है उसमें स्क्रीन प्लेज हैं आपके, दौरे जुनून का हो गया, मेरा ख्याल है मिर्ज़ा एंड सन्स भी है। तो आप वो स्क्रीन प्लेज तो देखें, वो एक तरह से हम बाकी आने वालों के लिए एक सॉर्ट ऑफ जो है वो टेम्पलेट हैं कि भाई इसको देख के ऐसे कर सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ क्यों नहीं सोचा आपने? मैं अपनी पुरानी तहरीरें जमा कर रहा हूँ और शायद 10-12 प्लेज ऐसे हैं जो सब चाह रहे हैं कि हमें किताब की शक्ल में मिल जाए, वो मैं कर दूँ। लिखी तो एक फ़िल्म भी थी आपने। बहुत फिल्म का जिक्र मत करें। अभी मैंने एक लिखी है फिल्म, हो गई है मुकम्मल, और फवाद ही काम कर रहा है उसमें। मगर मैं तो मोहम्मद राना वाली फ़िल्म की बात कर जी रहा जी, हूँ। वो तो उसमें नाम आ गया मेरा, बाकी सब सैयद नूर का लिखा हुआ था। मैं गया था, और मगर ये कि वो बहुत ही अदबी मेरी हो गई थी स्क्रिप्ट, जो थी। होता है ऐसा, मगर फिल्म चल गई, बहुत चली। बहुत चली, गाने भी उसके हिट हो गए, लोगों को याद भी है। जी, अली हिट हो गई थी। सिर्फ इंटरव्यूज़ भी आप माशाल्लाह बहुत आपने लोगों के किए, बड़े बड़े लोगों के किए। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किसका इंटरव्यू करने में आया है? परवेज़ मुशर्रफ का। उन्होंने दिया ही नहीं इंटरव्यू मुझको। आखिर में तंग आ गया था मैं। हर एक को इंटरव्यू दे रहे हैं, हर एक को इंटरव्यू, हर चैनल पे जो लड़की है उसको इंटरव्यू। फिर मैं गया, और उनके जो एक और जर्नल उनके साथ काम करते थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुशर्रफ साहब से कह दें अनवर मकसूद दुपट्टा पहन के इंटरव्यू करना चाहते हैं आपका। तो जब मुझे मिले, बल्कि यहीं इसी कमरे में यहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ से कह लगे आपकी जो फरमाइश थी वो मैंने सुनी। तो असल में आपका इंटरव्यू, आपसे बात करने में अच्छा लगता है, तो आपको इंटरव्यू क्यों दूँ, आपसे बात नहीं करते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से आपका जानशीन आप किसको देखते हैं, क्योंकि अब तो आपकी वाली जो क्वालिटी थी वो तो बहुत वो हाई क्वालिटी थी, अब तो लो आ गए, लेकिन इस लो में भी हाई कौन है? कोई लिख नहीं रहा है, कोई मज़ा लिख ही नहीं रहा है, कोई नहीं, एक भी नहीं है। और ये तो सारी दुनिया में ये है कि संजीदा अदीब तो बहुत मिल जाएंगे आपको, मज़ा निगार 1-2 होंगे, नहीं होते। क्योंकि मज़ा लिखना जो है उमैर, वो एक आग के दरिया को पार करना होता है, एक तलवार पे चलना होता है, किसी वक्त भी कट के गिर सकते हैं आप। मज़ा लिखते वक्त इंसान को तहज़ीब का दामन थामे रहना चाहिए, और कलम अगर वो लिख रहा है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ लिख रहा हूँ, अगर लिखते लिखते एक जगह रुक गया मैं कि ये लिखूँ या, उसके आगे लिखना नहीं चाहिए, उसी के आगे तबाही शुरू होती है। तो रुक जाए वहाँ, यहाँ उसी वक्त शुरू करते हैं लिखना कि जहाँ का कलम रुकता है। आप टेलीविज़न पे भी बहुत कम काम करते हैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं करते। आते नहीं, क्यों? मगर मैं नहीं करता। ट्विटर पे तो बहुत एक्टिव हैं आप। नहीं, ट्विटर मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। वो मेरे 11 अकाउंट हैं जो मेरे नाम से हैं इस वक्त, मगर मेरा कोई अकाउंट नहीं है। बातें तो आपकी तरह की कर रहे होते हैं। जी, वो 4-5 लोग तो मैं जानता हूँ, उनको किसी ने उनके नाम बताया मुझे, वो करते हैं। मुझसे मिले भी नहीं कभी वो, मगर वो मेरे नाम से है, वो कर देते हैं। मैंने फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी ये इत्तला करा दी थी कि यह आपके लिए कुछ 4-5 मेरे नाम से आए हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये कोई और कर रहा है। और आप भी जो काम कर रहे हैं वो कोई और कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं।